हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था, हम जो गवर्नर जनरल हैं, वाइसरॉय हैं, जितने भी हैं, उनको साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, ताकि जो है हमें उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको लर्न करने में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना आए, और जो भी उनके टाइम पीरियड में घटा उसको रिलेट करने में जो है वो हमें आसानी हो। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है वॉरेन हेस्टिंग। अब हमने जो है इससे पहले जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान इसलिए था क्योंकि हमने एक पूरा बैकग्राउंड स्टोरी जो है उनके साथ पढ़ी थी, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर तक कैसे कैसे पहुँचे, तो इसीलिए हमें एक बैकग्राउंड पता था, हमारे लिए कहीं ना कहीं वो थोड़े से नोन हो गए। बट जब बात आती है वॉरेन हेस्टिंग की, ये नाम हमारे लिए नया है, इसीलिए हम जो हैं उस समय जो है उनका भारत में क्या करियर था, वो या क्या कर रहे थे, हम उसके बारे में देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो एक्चुअल में थे कौन या क्या कर रहे थे उस समय पे, उनका क्या रोल था। तो अब देखते हैं हम 1758 जो बैटल ऑफ प्लासी के अगले साल की बात है, और 1761 तक तो बंगाल में नवाब जो थे, अब आपको पता ही है बैटल ऑफ प्लासी के बाद भी नवाब रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद भी नवाब रहे हैं। नवाब की जो पदवी है उस समय तक नहीं हटाई थी, तो उनके दरबार में उन्होंने जो है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम किया। फिर 1761 से 64 तक उन्होंने क्या किया, बंगाल पे नियंत्रण अच्छे से बनाए रखने के लिए कंपनी काउंसिल में काम किया। बट जैसे ही उन्हें लगा काउंसिल में कि भाई उनका जो मत है वो इतना, मतलब कहते हैं ना, उनकी इतनी वैल्यू नहीं जा रही है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 1765 में और वो इंग्लैंड चले गए। ठीक है, और 1772 में वो भारत वापस लौटे। इसीलिए इनका टाइम पीरियड जो है 1772 से 1785 माना जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में। ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे सारे ही उनके द्वारा किए गए जितने भी रिफॉर्म्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो मैंने कुछ की पॉइंट्स में मेंशन किया है, तो जिसमें पहला जो रिफॉर्म है वो 1772 का है कि इन्होंने जो है डुअल सिस्टम, जो बेसिकली क्लाइव ने शुरू किया था, उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसको कर दिया ख़त्म। अब ख़त्म कर दिया तो बेसिकली जो नवाब में पावर शेयर की थी और जो कंपनी को शेयर की थी, अब वो सिस्टम ही ख़त्म। तो अब क्या पावर्स जो थी वो नवाब के पास थी, एक निज़ाम की और एक मालगुजारी ला के देने की, यही दो तो मेन पावर थी, बाकी तो कुछ था ही नहीं, बाकी सब तो कंपनी के पास ही था। इसीलिए जितने भी जो डिप्यूटी नवाब बनाए थे, या एक नायब सूबेदार की नई पोस्ट बनाई थी, या नायब नाजिम की पोस्ट थी बेसिकली, ये डिप्यूटी नवाब जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मोहम्मद रज़ा खान, राजा सिताब राय दुर्लभ, इनको हटा दिया। अब ऑब्वियसली बात है, डुअल सिस्टम ख़त्म किया तो इनकी पोस्ट भी तो ख़त्म होगी ना। तो ये याद करने के लिए कि भाई कौन सा जो है डिप्यूटी नवाब कहाँ का था, मतलब कुछ भी शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। जैसे बंगाल में जो थे, बंगाल में रज़ा खान ने किया, मतलब राज़ी हो गए बंगाल के जो है डिप्यूटी नवाब बनने के लिए। बिहार के सिताब, साउंड थोड़ा सा सिमिलर जा रहा है ना, बिहार सिताब, ऐसे दुर्लभ उड़ीसा। तो इस तरीके से कुछ कर सकते हो, बाकी आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि जो है कभी कभार एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं ये 3 नेम्स देकर, और पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं कौन डिप्यूटी नवाब था या नहीं था, इस तरीके से। तो और जो है राजकोष है, जो है बेसिकली ट्रेजरी है, वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जो है शिफ्ट कर दिया गया था, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। ठीक है, अब बात करते हैं हम जितना भी रेवेन्यू रिफॉर्म है उसकी। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म की। रेवेन्यू रिफॉर्म का जो पहला पॉइंट जो है, की पॉइंट जो मेंशन किया है मैंने, जो लैंड रेवेन्यू पहले अमीलों द्वारा जमा किया जाता था, अब वो सीधे कंपनी के लिए जो कलेक्टर्स हैं उनको चुनकर नेटिव ऑफिसर्स के साथ में हेल्प लेकर लिया जाता था। तो अब बात ये आती है, अमील हैं कौन? अमील वो लोग हैं जो बेसिकली उनको राजस्व इकट्ठा करके लाते थे, और मतलब ऐसे अधिकारी और प्रशासन में मदद करते थे।
तो आपको पता होगा पहले जो है भाई वहाँ के जो भी ज़मींदार जिनको वो बोली से देते थे वो एरिया की, भाई आप यहाँ से जो है हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके ला के दो, उसका कुछ परसेंट, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था ना कि भाई वो जो है 10 रुपये, अगर गवर्नमेंट ने कहा कि तुम 10 रुपये ला के दो तो वो 15 रुपये ले लेते थे, जिसके 5 रुपये वो अपने पास रख लेते थे, 10 रुपये वो गवर्नमेंट को दे देते थे। जो 5 रुपये का बेनिफिट वो कमाते थे, वही वाला सीन जो है अब कहीं ना कहीं वो कलेक्टरों के हाथ में आ चुका था, क्योंकि अब उन्होंने अपने खुद के बंदे खड़े किए। अब जमींदार या अमीरों को नहीं मिलने वाला था, अब जो है कलेक्टरों को मिलने वाला था, और जो भी उच्च बोली लगाएगा 5 ईयर्स के लिए उसको ये जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। पर बाद में हुआ क्या, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है 5 साल, तो जो कि बेसिकली उसमें तो पता नहीं क्या क्या भ्रष्टाचार बढ़ जाए, बहुत कुछ दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं। इसीलिए इसमें दोष होने के कारण 1777 में 1 वर्ष की बोली वाला सिस्टम ही, जो कि बेसिकली पुराना सिस्टम था, उसी को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया जब उन्हें लगा ये सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक है। ये तो था इनका जो है रेवेन्यू, कि रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए। और ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे निगरानी रखने के लिए एक जो है बोर्ड बनाया, जिसे राजस्व बोर्ड कहते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं, उसका जो है वो बना के उसका अध्यक्ष खुद बन गया। तो उसका अध्यक्ष कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट, जो कंपनी के कर्मचारियों को दस्तक दिया जाता था उस पर मनाही कर दी। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी और वो यहाँ ट्रेड करने आई थी, तो उन्होंने क्या किया था, भाई यहाँ पे कई सारे लोगों को जॉब भी करनी पड़ेगी, तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम क्या करते हैं, आपको सैलरी तो मानते हैं कम दे रहे हैं, पर आपको प्राइवेट ट्रेड करने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब प्राइवेट ट्रेड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो आपको एक बेनिफिट हो जाएगा, इसीलिए आप आके यहाँ पे काम करें। तो ये उनको अट्रैक्ट करने का तरीका था। तो जो उन्हें दस्तक मिला हुआ था ना, ट्रेडिंग परमिट दिया गया था, अब जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि ये कोई आइटम है, ठीक है, और ये दोनों ही पर्सन लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, दोनों ही सेल कर रहे हैं ब्रिटेन में। तो जो EIC है बेसिकली पूरी कंपनी है जो फॉर्म हुई है, जो लोगों को बेसिकली अपना प्रॉफिट भी बांट रही है, सब कर रही है, तो इसका नुकसान तो ज़्यादा हुआ ना। ये तो सारा प्रॉफिट अपने पास ही रख लेगा, जो पर्सन सीधा डायरेक्ट सेल कर रहा है उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और कंपनी को तो भाई 100 खर्चे निकालने हैं, उसके बाद जाके उसके पास जो बचेगा, तो इससे उसको हो रहा था नुकसान। तो अपने प्रॉफिट को राइज करने के लिए इन्होंने परमिट जो है बंद किया, और जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें नमक, सुपारी और तंबाकू ये सबको छोड़ के बाकी सब पे जो है शुल्क जो है कम कर दिए। और क्योंकि यही आइटम्स थी जिन पर बेसिकली ट्रेड करने के लिए परमिट दिया गया था। हम 1773 रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। अभी शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, जो भी दस्तक दिया गया था वो अब इस्तेमाल करने के लिए मनाही हो गई थी उन कर्मचारियों को। तो इससे ऑब्वियस सी बात है जो है रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो ये रिफॉर्म हुआ। अब आ जाता है बंगाल के नवाब को भत्ता, जो बेसिकली पेंशन्स दी जाती थी, वो जो है बंगाल के नवाब को 27 लाख रुपए दी जाती थी, तो वो इसने कर दी 16 लाख। भाई क्या करेंगे, अब तो नवाब का पोस्ट भी हटा देंगे, तो क्या करोगे, नवाब की पोस्ट तो हट चुकी है, तो अब तुम्हें 16 लाख रुपए ही देंगे। और भी उसने कई रिफॉर्म किए, जैसे जो अवध का नवाब था शाह शुजा, ठीक है, उसने तो 50 लाख रुपए भी दिए। क्यों? क्योंकि जो रोहिल्ला थे ना, उनके साथ इनके क्लैशेस हो रहे थे, तो अब उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि जो है इन्होंने इन्हें दी 50 लाख रुपए की। इवन कारा जो था और इलाहाबाद जिला था, इसके कब्जे भी इन्होंने जो है गवर्नमेंट को दे दिए, तो उससे भी उनको अपना बेनिफिट होने लगा, रेवेन्यू जो है उनका बढ़ने लगा, तो एक तरह से रेवेन्यू रिफॉर्म हुआ। अब हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की, जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पीरियड में उसने किए। तो एक लैंड सेटलमेंट लेकर आया, जो है क्विंक्वेनियल सेटलमेंट थी, 1772 से 1777 तक चली थी, जिसे राजस्व बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसका बेसिकली मतलब होता है 5 साल तक कुछ जो है चल रहा हो,
तो अब 5 साल तक क्या चल रहा है, 5 साल तक जो भी सेटलमेंट चलेगी वो अब 5 साल चलेगी। तो यहाँ नाम से ही पता चल गया है ना। और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो 10% मैंने जैसे बताया था आप सबको कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपये ला के देने हैं तो वो 15 रुपये ले लेता है ज़मींदार, जिसमें से 5 वो अपने पास रख लेता है, 10 जो है वो गवर्नमेंट को दे देता है। तो वही चीज़ कि जो पैसे वो ले रहा है 10% ज़मींदार, अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेगा, जिसकी बात मैंने अभी की थी। अब वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेफिनेटली उन्हीं के ही लोग होंगे, भारतीय तो नहीं होंगे ना। तो इससे जो है सट्टेबाजी इतना बड़ा कि 1777 तक ये समाप्त करनी पड़ी, क्योंकि अब जो है उनके पास में पेमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। अब आप किसी पे कितना एक्सप्लॉयटेशन कर लोगे, जब उस पर भाई पैसा होगा ही नहीं किसी के पास, वो तो कहेगा तो मेरी जान भी ले ले, अब तो मेरी जान भी इतनी सस्ती है तो जान ले ले, अगर तुझे मेरी जान से पैसा मिलता है ना तो तू वो ले ले। ये वाला हाल हो जाता है जब कोई दे ही नहीं पाएगा। तो साफ सी बात है इस सेटलमेंट को ख़त्म करना पड़ा 1777 में। ये था उसका लैंड रिफॉर्म, जो कि बेसिकली कारगर तो नहीं रहा था, बट हाँ उसने ट्राई किया था। और अब आता है जुडिशल रिफॉर्म, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब भाई देखो निज़ामत का अधिकार भी ले लिया ना। निज़ामत का अधिकार बेसिकली होता था जो न्याय करने का होता था, अब वो तो भाई नवाब को दे रखा था, नवाबों को, है ना। तो अब जब वो आपने ले लिया उनसे तो ऑब्वियसली बात है उसका सिस्टम भी आपको बनाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है इसने अदालत सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था अंडर जुडिशियल प्लान ऑफ 1772 याद रखना, जब वो आया था उसने काम सीधा शुरू कर दिया था, अदालत सिस्टम लेके आया था। और जो अदालत सिस्टम था वो 2 हिस्सों में बटा था। ये आपको क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा, जो समझने के लिए। जो 2 थे इसमें था मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय, बेसिकली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और एक था अपील के लिए पुनरावेदन की अदालत। इसमें भी जो है बेसिकली जो कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इसमें भी 3 कोर्ट थे। एक जो है मुफिसिल दीवानी अदालत, जिसको जो हेड करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक मुफिसिल फौजदारी अदालत जो था काजी और मुंफी जो है काजी और मुफ्ती द्वारा अदालत जो थी छोटे छोटे केसेस के लिए वो हेड फार्मर देखता था। इसी तरह जो अपील के लिए थी वो था सदर फौजदारी निज़ामत अदालत, जिसको दरोगा भी देखता था, गवर्नर जनरल भी देखता था और उसकी काउंसिल भी देखती थी। ऐसे ही सदर दीवानी अदालत जो थी उसमें जो है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल देखा करती थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। तो जो भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनके प्रांत थे, ठीक है। अब इसमें न्याय प्रक्रिया और जो प्रशासन है वो अच्छे से चले, इसीलिए इन्होंने जो है इसको कुछ इकाइयों में बांट दिया, जिसे जिला बोला गया या डिस्ट्रिक्ट बोला गया, ठीक है। तो अब जो हम अपनी पहली अदालत के बारे में बात करते हैं, मुफसिल दीवानी अदालत, उसमें जो है प्रत्येक ज़िले में एक अदालत होनी चाहिए। तभी अभी हमने ज़िले की बात की। और इसको देखता कौन था? कलेक्टर देखता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। और उसकी हेल्प बेशक पंडित और काजी कर देते थे, पर जो है मेन रोल किसका होता था? कलेक्टर का होता था, ठीक है। पर पॉइंट ये आता है, अब हमारे जो है न्याय करने के लिए भाई एक बेस है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारा भारतीय संविधान। वो हमें बताता है क्या सही है, क्या गलत है, और अगर गलत है तो क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, और क्या सही है तो क्या उसको किस तरह से रिहा करना चाहिए। तो हर चीज़ उसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ केस आएंगे तो उसका बेस क्या होगा, क्योंकि ये तो नए आए हैं, तो ये सही और गलत की परिभाषा किस तरह से दे। तो जो पहले सही और गलत की परिभाषा दी जाती थी वही हिंदू और जो है हिंदू मामलों पे शास्त्रों के नियम, और मुसलमानों के लिए जो है कुरान के नियम, ठीक है। ये इन्होंने बेस बनाया, बेसिकली जो पहले बनाए जाते थे। अब बात है कि भाई जो है दीवानी अदालत ये किन केसेस को देखती है, कौन कौन से मामले आ जाते हैं? सारे मामले आते हैं या कुछ ही आते हैं? तो बेसिकली संपत्ति आ जाता है, प्रॉपर्टी, विरासत, इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार का, सक्सेशन का, विवाह रिलेटेड, मैरिज, जातीय अनुबंध जैसे कि जो कास्ट और कॉन्ट्रैक्ट है,
तो ये पर्टिकुलरली कुछ पॉइंट्स पर जो है जो जितने भी विवाद होते हैं वो सब देखे जाते हैं। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस हैं उनको छोड़कर, जहाँ बेसिकली कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं वो यहाँ आते हैं, और जितने भी क्रिमिनल ऑफेंस है जैसे मर्डर हो गया इस टाइप से, वो जो है फौजदारी अदालत में होते हैं। ठीक है, बेसिकली उसके लिए हमें चाहिए थे पर्टिकुलरली फौज। ठीक है, तो ये भी हर ज़िले में होंगे। इसका नेतृत्व कौन करेगा? काजी और मुफ्ती करेंगे। हाँ, मौलवीज उनकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मुस्लिम कानून चलेगा, जैसे पहले चलता था मुग़लों के समय पे मुस्लिम कानून चलेगा। बस एक मृत्यु दंड छोड़कर ये सारे आपराधिक मामले देख सकते थे। ठीक है, और अगर मृत्यु दंड की बात आती है कि भाई ये देना है, तो अब इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन जो जाएगा सदर निज़ामत अदालत में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदालत और स्मॉल केसेस। जो स्मॉल केसेस देखेगा तो वही गांव शहर के स्तर पे जितने भी गांव के मुखिया होते हैं, 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक के जितने भी फैसले उन्हें लेने होते हैं वो ले लेते हैं। बाकी जितना भी होगा अब वो दीवानी अदालत में पहुंच जाएगा। अब वो देखें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखें, हम तो 10 से 100 रुपये वाला मामला देख लेंगे। उनका सिंपल सा ये था, छोटे छोटे केस हैं उन्हीं लोगों को दे दो, और जितना भी थोड़ा सा जो बड़े केस आ जा रहे हैं वो इधर जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, गवर्नर जनरल, वो सब देख लेंगे। अब जो है कोर्ट ऑफ अपील की बात करते हैं। कोर्ट ऑफ अपील में जो है हमने पहले देखा था सदर फौजदारी या निज़ामी अदालत, ये जो है आपराधिक मामलों की जांच करती थी। जैसे हमने अभी देखा था पीछे कि कहाँ पहुँचते हैं, सदर फौजदारी या निज़ामत अदालत में जो है। बाकी जैसे मर्डर जैसे केस ये सारे जो हैं इधर पहुँच जाते हैं। तो इसमें हेल्प कौन करेगा? भाई दरोगा करेगा। दरोगा की हेल्प काजी कर सकते हैं, मुफ्ती कर सकते हैं, मौलवी कर सकते हैं, पर ओवरऑल जितना भी कंट्रोल है वो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास रहता है। मैं अभी एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जैसे बार बार यहाँ पे काउंसिल ये बात हो रही है, तो काउंसिल का एक्चुअल में यहाँ क्या मतलब है। तो वो जब देखो हम आगे ये टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई काउंसिल कैसे बनी, क्या हुआ, उसके अंदर जो है काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होते थे, कितने मेंबर्स होते थे वगैरह वगैरह, और किस तरह से क्या किस में कैसे चेंजेस आए हम आगे पढ़ेंगे। बट शॉर्ट में मैं आपको जैसे बता देती हूँ कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उन्हें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली रूल रेगुलेशंस बनाने थे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो वगैरह वगैरह, और संचालन कैसे हो, एग्जीक्यूशंस वगैरह कैसे हो। तो उन्होंने जो है 4 मेंबर और 1 गवर्नर जनरल, बेसिकली टोटल 5 मेंबर्स जो हैं, 5 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई थी, जिसमें बेसिकली एक तो जो पहली थी जिसमें वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसन जो है ये अदर 4 मेंबर्स थे। ठीक है, अब आगे हम इसके बारे में और डिटेल में बात कर लेंगे। बाकी अभी हम बात करते हैं सदर दीवानी अदालत की। अब जिसको भाई मैंने अभी बोला गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, मतलब उसके जो अदर 4 मेंबर्स थे काउंसिल जो डिसीजन लेते थे, वही जज का एक तरह से काम करते थे, और 500 रुपये से ज़्यादा के कितने भी कीमती मामले होते थे उनको वही देखते थे। तो ये पहली बार था जो दीवानी निज़ामत अदालत जो थी वो एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि डायरेक्टली अप्लाई किस पे हो रही थी? नेटिव के पर्सनल लॉज पे। इन्होंने अपने खुद के लॉज अप्लाई नहीं किए, इन्होंने जो है नेटिव के लॉज को जो है फॉलो किया। इसीलिए जो है ये ऐसी पहली अदालतें हुई। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था भाई, पर्सनल लॉ से डेफिनेटली पहले भी होता था, बट इसने जो अदालतें बनाई वो यहाँ के इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग बनाए। अब जो है हम कुछ बात करते हैं इसके टाइम पे हुए वर्क्स के बारे में, जो कि बेसिकली हम कह सकते हैं जितना भी लिटरेचर रिलेटेड वर्क है या ट्रांसलेशन रिलेटेड वर्क है, इसके टाइम पीरियड पे काफ़ी कुछ हुआ था। ये एक छोटा सा फैक्ट बीच में मैंने ऐड कर रखा है कि 1780s में GPO जो है जनरल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन वर्क की। जैसे हिंदू और मुस्लिम के जितने भी कानून थे उनको संहिता बंद करने का प्रयास किया, क्योंकि भाई हेल्प करेगा, उनके पास होगा, उन्हें खुद नॉलेज होगी, तभी तो वो आगे न्याय मिलेगा या उसमें काम कर पाएंगे। तो विलियम जोन्स और कॉलब्रुक जो थे उन्होंने 1771 में डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ लिखी, बेसिकली जो मतलब इनको समझने में हेल्प करी। अब 1784 में विलियम जोन्स की हेल्प से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल खोला।
इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम एजुकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हम इसको और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसके अंडर जो है कितने ट्रांसलेशन वर्क्स हुए। यहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे। वहाँ पे पर्टिकुलरली एजुकेशन टॉपिक के थ्रू पढ़ेंगे, यहाँ हम वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे जो जो हुआ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं शाह मंजू और शाह मूसा की, जो संथाली विद्रोह में पार्ट मतलब उसका हिस्सा थे। तो 1876 में जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह के बारे में लिखा था, ठीक है। और इसी पुस्तक में पहली बार जो है वंदे मातरम लिखा गया था, ठीक है। ऐसे ही 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद किया गया था कोड ऑफ जेंटू लॉज में, ठीक है। जैसे हेस्टिंग्स ने औरंगजेब के काल की इस्लामी कानून किताब जो थी फतवा आलमगीरी, उसका भी ट्रांसलेशन कराया। और वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मदरसे भी खुलवाए। अब भाई 1781 ये याद करना थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, हम इस पर भी बात करेंगे। तो बस ये याद रखो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिस ईयर आया था, जो हम आगे पढ़ेंगे 1781 में, उसी साल में इसने कलकत्ता में मदरसे भी खुलवाए थे। और जो भगवद गीता और हितोपदेश हैं, इनका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया था। और चार्ल्स विल्किंस ने किया था, जिसमें जो है इसकी प्रस्तावना विल्किंस ने खुद लिखी थी। और इसी के टाइम पे पहला न्यूज़पेपर आया था जो बंगाल गज़ट था इंग्लिश का, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने लिखा था। पहला न्यूज़पेपर भी किसके टाइम पीरियड में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर आया था, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट जो है, अब हम इतना न्याय की बात कर रहे थे कि इसने इतना चेंज लाया, पूरा एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया, तो हम एक ट्रायल की बात करते हैं जो उस समय पे बहुत फेमस हुआ था, नंद कुमार का, जिसे क्लाइव ने टाइटल दिया था ब्लैक कॉलिन का। और जो ये नंद कुमार था, ये नंद कुमार जो था ये गवर्नर था हुगली का। हुआ क्या, जो नंद कुमार था ना, उसने वॉरेन हेस्टिंग पे कह लो एक तरह से इल्ज़ाम लगाया कि जो है इसने ना, एक मुन्नी बेगम है, उसका एक नवजात नवाब था मुबारकुद्दौला, उसके संरक्षण और नियुक्ति के लिए ना इसने रिश्वत ली है। देख रहे हो, इसने रिश्वत ली है। अब इस चीज़ की कंप्लेंट इसने काउंसिल में कर दी। काउंसिल का जो सदस्य था जो है फ्रांसिस, जिसके अभी मैंने आपको नाम बताए थे, फ्रांसिस को पत्र भेजा और बोला कि ये तो रिश्वतखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं, हम जो है नंद कुमार को कहते हैं कि तुम समक्ष हो हमारे सामने और जो है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये बात रखी मॉनसन ने, जो दूसरा सदस्य था। अब वॉरेन हेस्टिंग को आ गया गुस्सा, SBI का वॉरेन हेस्टिंग को आ गया गुस्सा कि भाई तुम क्यों बुला रहे हो, तुम काउंसिल, हम काउंसिल में बैठ के हम डिसीजन ले लेते हैं, तुम मुझसे क्यों बुला रहे हो। गुस्सा आ गया। अब उसने जो है ये काउंसिल ही छोड़ दिया। अब बोलो भाई, गुस्से में छोड़ देता है बंदा। अब उसने छोड़ दी तो उसकी जगह पर उन्होंने बिठा दिया मतलब अनदर मेंबर। ये भी मेंबर ही था, ऐसा नहीं है कोई नया मेंबर ऐड किया है, दूसरे मेंबर को बिठा दिया। यही मेंबर था क्लेवरिंग, उसे बिठाया। अब जो है, क्योंकि देखो 4 मेंबर और एक गवर्नर जनरल, 5 बोले थे ना मैंने, 5 मेंबर हैं, 5 में से जो ये एक है गवर्नर जनरल, ये तो हट गया, तो बचे 4, है ना। जिसमें मैंने बोला बारवेल को छोड़ के वो गवर्नर जनरल के सपोर्ट में था, जो क्लेवरिंग है, मॉनसन है और फ्रांसिस है। ये जो है इन्होंने मिलकर ये आरोप सत्य बता दिया कि भाई इसने जो है वॉरेन हेस्टिंग ने जो है सही में भ्रष्टाचार किया है। इस वजह से जो है हेस्टिंग पे कंपनी ने हर्जाना लगाया कि भाई तुम अब इतना पैसा हमारी कंपनी में डालो, हमें नहीं पता कैसे डालोगे बट अब तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब ये जो है भाई, ये तो ये आरोप मानेगा नहीं कि भाई मैंने ऐसा किया। तो इसने एक भारतीय को तैयार किया, मोहन प्रसाद, ठीक है। उसको कहा कि तू नंद के खिलाफ जितने भी दस्तावेज जमा कर सकता है ना भाई कर ले, बना दे और उसको दोषी साबित कर। दोषी साबित करके इसको अब हम देंगे मृत्युदंड। तो इसी घटना को अब क्योंकि उसे भाई फांसी पे चढ़ा दिया, अब मृत्युदंड दे दिया उसके खिलाफ झूठे कह लो आरोप लगा के। तो इस घटना को जो है थॉमस मैकॉले जो थे
ठीक है, जो आगे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, अपने मिनट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, थॉमस मैकॉले और एडम्स बर्ग ने जो है इस इंसिडेंट को न्यायिक हत्या बोला। क्यों? क्योंकि भाई देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास में ये मुकदमा चलाने का जो है हक कैसे था, क्योंकि ये तो भारतीयों का मामला है। ये तो भारतीयों में कि भाई घूसखोरी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अगर ये भारतीयों का मामला है तो पहले तो भारतीय ही देखेंगे ना, या है ना, वही लोग देखेंगे ना, तभी तो वो केस ऊपर आएगा। जब यहाँ हुआ ही नहीं ऐसा कुछ, सीधा इन्होंने ही केस लड़ लिया और बस उसको दे दी मृत्युदंड। दूसरी बात यह है भाई, जालसाजी की, ठीक है, मान भी लिया कि भाई नंद कुमार ने जालसाजी की, इसे झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की, पर मृत्युदंड क्या ज़्यादा नहीं है जालसाजी के लिए? उसने कोई मर्डर थोड़ी किया था जो उसे मृत्युदंड दिया है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इसीलिए मतलब उसने उसके अगेंस्ट बोला तो मृत्युदंड दे दो, तो ये कहाँ से न्याय हुआ? इसीलिए इस घटना को जो है न्यायिक हत्या का नाम दिया गया। और 1778 से 1795 तक वॉरेन हेस्टिंग ने जितना भी ये रिश्वत और राजस्व इकट्ठा करने के लिए इस पे जो आरोप लगाया, इसके खिलाफ जो है महाभियोग चला, पर फिर भी वो इस महाभियोग से बच गया, कैसे भी करके बच गया, पर ये चीज़ें उस पर लग गई थी, ये आरोप लग चुके थे। तो हम एक शॉर्ट क्विक रिवीजन करते हैं। पर्टिकुलरली हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि वॉरेन हेस्टिंग है वो जो है बेसिकली गवर्नर जनरल बनने से पहले जो है वो क्या क्या काम कर रहे थे इंडिया में, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए, जिसमें बेसिकली डुअल सिस्टम को ख़त्म करके जितने भी डिप्यूटी नवाब थे उनको ख़त्म किया, ट्रेजरी ट्रांसफ़र की, एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, राजस्व बोर्ड बनाया, दस्तक को ख़त्म किया, ठीक है, भत्ते लेना जो है बेसिक भत्ते कह रही हूँ, जो उनकी जितना भी उन्हें पैसा दिया जाता था नवाबों को, उसको कम कर दिया गया, उससे पैसा बचाया गया। लैंड रिफॉर्म में तो जो है वो इतना सक्सेसफुल रहा नहीं, बट जो जुडिशल सिस्टम है वो एक प्रॉपर जुडिशल सिस्टम जो है उसने फॉर्म किया, जो कि भारतीयों के जो तरीक़ों से काम चल रहा था उसमें, ठीक है। और काफ़ी सारे ट्रांसलेशन वर्क्स भी कराए इसने अपने टाइम पीरियड के अंदर, और इसके ऊपर जो एक प्रॉपर ट्रायल चला था जिसकी वजह से इस पर महाभियोग लगा था, वो जो है किया गया। और इसके खिलाफ जो है काउंसिल के मेंबर्स 3 मेंबर्स मिलके किस तरीके से गुटबाजी करते थे, ये देखने को मिलता है कि फ्रांसिस मॉनसन और जो क्लेवरिंग है ये मिल जाते थे, और जो है सारा डिसीजन जो है पलट दिया करते थे, क्योंकि ये 5 लोग थे, अगर 3 लोग भी एक बात पे सहमत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन्हीं की मानी जाएगी। इसीलिए जो है ये इस पे महाभियोग का वो चला केस, पर वो बच गया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स पर अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।